नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन, और क्या दिन है पहला कारोबारी दिन। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और आप सभी को राधे राधे। और आज का दिन काफ़ी शानदार, जिस तरीके से ओपनिंग हुई है बाजार की, और आज 25,000 का आंकड़ा भी निफ्टी ने एक बार फिर से पार करता हुआ निफ्टी दिखाई दिया है। 25,043 यह आज का इंट्राडे हाई है, और उन्हीं स्तरों के इर्द गिर्द निफ्टी ट्रेड करता हुआ तो नए उच्चतम स्तर की तरफ बढ़ता हुआ निफ्टी इस समय 25,029 का स्तर 206 अंकों की अब बढ़त निफ्टी में देखने को मिल रही है। 200 और करीब आज का इंट्राडे लो जो हम देख रहे हैं वो है 24,874 का। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है उसमें हम देख रहे हैं 1506 शेयर बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं। वहीं 1123 शेयरों में इस समय गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन जिन लोगों के पास पहले से शेयर पड़े हुए हैं उनके पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा गतिविधि देखने को मिल नहीं रही है, क्योंकि उससे पहले जो सेक्टर्स चल रहे थे उसमें पावर चल रहा था, उसमें हम डिफेंस देख रहे थे चलता हुआ, और वहाँ पर कोई खास गतिविधि नहीं है। अब नए सेक्टर्स में जान आती हुई दिखाई दे रही है। आईटी में अच्छा मूव है, न्यू एज कंपनियों में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, आज रियल्टी में अच्छा मूव है। सवाल बड़ा ये कि क्या अब सेक्टर रीसफल करने का समय आ चुका है, और अभी वो कौन से सेक्टर होंगे जो बाजार की आगे की तेजी में आपके पोर्टफोलियो को चमकाएंगे। साथ ही साथ आपके प्रश्नों के उत्तर होंगे, खबरों वाले शेयर डिस्कस करेंगे, बढ़ेंगे स्टॉक्स में, वाह क्या आईपीओ है में आज एक शानदार लिस्टिंग हुई है उसके बारे में बातचीत करेंगे, और आखिर में चुन के का सेगमेंट तो होगा ही। लेकिन सबसे पहले रूबरू कराते हैं आज के खास मेहमान अविनाश गोरक्षकर जी से। अविनाश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत सर, और आपको भी कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार आपने काफ़ी लंबा समय लिया सर कार्यक्रम में आने के लिए, उम्मीद करते हैं आगे आप थोड़ा जल्दी समय देते रहेंगे। पहला सवाल बाजार को लेकर के, बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिला सर जब आप नहीं आ रहे थे, और अब बड़ी मुश्किल से 25,000 के ऊपर निफ्टी। क्या जो आशंकाएं, जो डर थी, वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया है? जिस तरीके से संकेत अमेरिका से मिल रहे हैं, ब्याज दरों में कटौती का भी संकेत मिल रहा है सितंबर के अंदर, आपकी क्या उम्मीदें हैं बाजार को लेकर के? मुझे लगता है कि बाजार वोलेटाइल रहेगा, लेकिन उसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज विपुल आपको काफी मिलेंगी। और बाजार 25,000 का इंडेक्स छुआ है तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे ख्याल से मिड कैप स्मॉल कैप में जो अभी भी प्रोपेंसिटी है पैसा बनाने का, वो अभी काफी मजबूत है। तो मेरे ख्याल से गिन चुन के स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी रखिए, और गिन चुन के स्टॉक्स में सिलेक्शन अभी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मार्केट बहुत तेजी से भागा है। तो मेरे ख्याल से निवेशकों को थोड़ा सा सोच समझ के पैसा डालना चाहिए, लेकिन अभी भी मैं कहूंगा कि मौके अभी भी बाजार में है। आप अलग अलग कंपनीज में, अलग अलग सेक्टर्स में पैसा एसआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से डाल सकते हैं, और अच्छा पैसा अगले 6 से 12 महीने बनाने की काफी पोटेंशियल है। तो अगले 6 से 12 महीने में बहुत अच्छे पोटेंशियल जो है वो बनते हुए दिखाई देंगे। अब सवाल ये है कि कौन से वो सेक्टर होंगे, कौन से वो शेयर होंगे जिनमें पैसा बनेगा, इसके बारे में अविनाश जी से आगे बातचीत करेंगे। लेकिन अविनाश जी के कार्यक्रम में आने से पहले ही बहुत सारे सवाल उनके लिए हमारे पास, हमारे दर्शकों की तरफ से आ गए हैं, तो कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। और पहला सवाल विकास जी का लेते हैं, और विकास हरवानी जी का सवाल है। कह रहे हैं कि सर जी शिपिंग मैंने ख़रीदा हुआ है, 1400 रुपये पर शेयर के भाव पर इन्होंने ख़रीदा हुआ है, क्या करना चाहिए? जी शिपिंग, मझगांव डॉक, एससीआई, इन तमाम शेयरों में जीआरएससी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। और अभी अगर हम देखें तो क्या रणनीति होनी चाहिए इस पूरे सेक्टर को लेकर के, आपसे जानना चाहेंगे सर कि अब किस तरीके से रणनीति बनाई जाए। 1283 का भाव देखने को मिल रहा है, इंट्राडे लो पर ही ट्रेड करता हुआ, और इनकी खरीद 1400 के आसपास की है। तो यहाँ पर इनको करीब 100-125 रुपये पर शेयर का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरे महीने में करीब 4-4.5% का नेगेटिव रिटर्न रहा है। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर जी शिपिंग को लेकर के, और इस पूरी सेक्टर का भविष्य कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, जो भी डिफेंस कंपनीज के नाम आपने लिए, जैसे गार्डन रीच हो गया, मस्गाव डॉक हो गया, कोचिन शिपयार्ड हो गया, मुझे लगता है कि देखिए इन कंपनीज में ऐसा कोई फंडामेंटल खराबी नहीं है। लेकिन नॉर्मली ये कंपनीज तब चलती है जब भी कोई युद्ध का अनाउंसमेंट होता है, और अभी एटलीस्ट नियर टर्म में कोई बड़ा युद्ध होगा ऐसा लगता नहीं है। तो उसीलिए जब तक कोई बड़ा ऑर्डर इन कंपनीज को मिलता नहीं है, क्योंकि देखिए नई ऑर्डर आती है तो ही इसमें रीरेटिंग आएगी। ये स्टॉक्स बहुत बड़ी मात्रा में ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, तो अगले 6 महीने के लिए कोई बड़ी अपसाइड आएगी ऐसा लगता नहीं। लेकिन जिनको 1.5-2 साल का नजरिया लेके काम करना है, उनको लिए मैं यही कहूंगा कि वो निवेशित रहिए,
फ्रेश बाइंग अभी इन लेवल्स पे मत करिए, क्योंकि कोई बड़ा ट्रिगर जब तक आता नहीं है और जब तक कोई बड़ी ऑर्डर अनाउंस होते नहीं है, तब तक नियर टर्म में तो ये स्टॉक्स में कोई बड़ा उछाल आएगा ऐसा लगता नहीं है। तो जो फ्रेश बाइंग अवॉइड करिए। मजगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, उसके बाद जो गार्डन रीच है, ये बहुत बेहतरीन कंपनी है, लेकिन उन्हीं के लिए जो 1.5-2 साल यहाँ पे निवेशित रहना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म में जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश की है, वो कोई भी उछाल से इधर निकल जाए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी अपसाइड आएगी नहीं। जैसे मैंने कहा कि नया ऑर्डर का फ्लो अभी थोड़ा रुका हुआ है, वो बढ़ता है तो ही आपको री रेटिंग देखने को मिलेगी। छोटी अवधि का नज़रिया है, कोई भी उछाला निकल जाइए, लेकिन हाँ, अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं तो निश्चित रूप से इन शेयरों में अच्छे पैसे बनेंगे। थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा धीरज रखें और बने रहें इन शेयरों में। साल, 1.5 साल, पौने 2 साल का नज़रिया रखेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न आते हुए दिखाई देंगे। अगली कंपनी पर सवाल आया हुआ है, वो है, हमारे अगले दर्शक हैं और वो ये जानना चाह रहे हैं अदानी पावर के बारे में कि अभी क्या करना चाहिए। एमडी नायर साहब हैं। करें नमस्कार सर, मेरे पास अदानी पावर के 50 शेयर हैं 677 रुपये के भाव पर। अभी क्या करना चाहिए? क्या मुझे इस भाव पर एवरेज कर लेनी चाहिए? तो अभी जो भाव यहाँ पर अदानी पावर के अंदर देखने को मिल रहा है, वो देखने को मिल रहा है जो है, एक सेकंड, वो देखने को मिल रहा है 668 के आसपास का। और इन्होंने जिस भाव पे खरीद की हुई है अदानी पावर के, वो है 677 के आसपास का। क्या सलाह रहेगी सर अदानी समूह को लेकर के? काफ़ी सारी गतिविधियां देखने को मिली हैं हाल फिलहाल के अंदर। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का कोई खास असर देखने को मिला नहीं, लेकिन वैसे भी शेयरों में कोई खास चाल रही भी नहीं। आपकी टिप्पणी अदानी पावर को लेकर के? अब समूह जो है अलग अलग कंपनियों में थोड़ा हिस्सा भी प्रमोटर कंपनी जो है वो बेचने की योजना बना रही है। देखिए, पावर जनरेशन एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, और मुझे लगता है कि अगले 2-3 साल के लिए जो भी पावर जनरेटिंग कंपनी रहेगी, उसको डेफिनेटली जो रनवे है वो बहुत बड़ा है। इंडिया में पावर की जरूरत तो हर इंडस्ट्री को लगती है, और जिस प्रकार का मॉडल अडानी पावर का है, जिस प्रकार के नतीजे Q1 के आगे हैं, मुझे लगता है कि नजरिया अगर इन्वेस्टर का 1.5 साल का है तो ही यहाँ पे निवेशित रहिए। देखिए, जो लेवल पे ये एंटर कर चुके हैं, यहाँ पे इन द शॉर्ट टर्म कुछ बड़ा अपसाइड आएगा ऐसा लगता नहीं, क्योंकि नियर टर्म में कोई ट्रिगर नहीं है। अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म है, ट्रेडिंग है, तो निकल जाइए। लेकिन अगर नजरिया कम से कम 1.5 साल का है, तो आप इसमें अच्छा पैसा बना सकते हो। मुझे लगता है कि जो पावर जनरेटिंग कैपेसिटी है वहां पे भी बढ़ाने की बात चल रही है, और ऑब्वियसली इस साल, दैट इज FY25 में नंबर्स पिछले साल के हिसाब के साथ मुझे लगता है काफी अच्छे आएंगे। तो अगर थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं तो डेफिनेटली इनको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। मध्यम से लंबी अवधि का नज़रिया अगर आपका है तो बने रहिए, आपको अच्छे रिटर्न यहाँ पर आते हुए दिखाई देंगे अदानी पावर के अंदर भी। हार्दिक पटेल जी का प्रश्न आया है और हार्दिक पटेल जी का प्रश्न रेलवे शेयरों को लेकर के है, और रेलवे शेयरों पे लगातार सवाल भी हमारे पास कई समय से आ रहे हैं। RVNL इन्होंने लिया हुआ है, 100 शेयर इनके पास हैं 608 रुपये के भाव पे। राइट्स के शेयर इन्होंने ले रखे हुए हैं 710 रुपये के भाव पर, 200 शेयर हैं। कह रहे हैं कि मुझे कब तक होल्ड करना चाहिए और ये कब तक मेरे भाव पर आते हुए दिखाई देंगे। RVNL की अगर बात करें तो 576 के आसपास चल रहा है और इनकी खरीद का भाव 600 रुपये के आसपास का है। और वहीं जो है राइट्स के ऊपर भी ये जानना चाह रहे हैं कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। क्या सलाह रहेगी सर? RVNL 608 पे लिया हुआ है, राइट्स 810 रुपये के भाव पर लिए हुए हैं। रेलवे पे अभी आपका क्या व्यू है? ये सारे शेयर बहुत अच्छी रैली दिखाई, लेकिन बजट के बाद जो दबाव देखने को मिला और उससे पहले चुनावी नतीजों के बाद जो दबाव देखने को मिला, उसमें अच्छा खासा करेक्शन आया है। लेकिन बीच बीच में खबरें आती हैं, रेलवे शेयर तो तब भी चल रहे हैं, डिफेंस में ज़्यादा दबाव देखने को मिला है। रेलवे को लेकर के भविष्य आपको कैसा दिखाई दे रहा है? मेरे ख्याल से देखो विपुल, जैसे मैंने डिफेंस के बारे में निवेशकों को बताया है, रेलवे स्टॉक्स में भी बहुत बड़ी तेजी हो चुकी है, और अभी इस लेवल पे अगर कोई खरीदता है तो नियर टर्म में तो कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी FY25 के नंबर्स भी प्राइसेस में डिस्काउंट कर दिए। अगर RVNL की बात करें तो देखिए 50-60 हजार करोड़ की ऑर्डर बुक है, लेकिन भाव ऑलरेडी भाग चुका है। तो मेरा तो मानना है कि अगर 1.5 से 2 साल का नजरिया अगर इन्वेस्टर के पास में है तो ही यहाँ पे अच्छा पैसा बनेगा। शॉर्ट टर्म में तो जैसे मैंने डिफेंस के बारे में कहा कि कोई बड़ी ऑर्डर या कोई बड़ा ट्रिगर आने के पहले ये स्टॉक्स में कोई लंबी तेजी नहीं होगी, क्योंकि देखिए बजट में भी कोई बड़ी अनाउंसमेंट रेलवे के लिए आई नहीं। हालांकि ऑलरेडी रेलवे में काफी बड़ा कैपेक्स गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। मेरे ख्याल से निवेशक यहाँ पे 1.5-2 साल का नजरिया अगर लेते हैं तो ही अच्छा पैसा बनेगा। शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी अपसाइड आएगी, क्योंकि जैसे डिफेंस के स्टॉक्स बढ़े हैं, रेलवे स्टॉक्स में भी एक कंसोलिडेशन आपको देखेगा, और ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम इन्वेस्टर्स को सहना पड़ेगा।
थोड़ा टाइम सहना पड़ेगा। ये सभी वो शेयर हैं, पावर, डिफेंस, रेलवे, इसमें थोड़ा सा भी इंतज़ार जो है करने की आवश्यकता आप लोगों को है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया, जिन्होंने नहीं बुक किया है वो थोड़े से ऊपर लेकर के बैठे हुए हैं, तो थोड़ा धैर्य आपको दिखाना पड़ेगा। परिवार जी हमारे साथ हैं, छत्तीसगढ़ से हैं हमारे साथ। परिवार जी को नमस्कार। हाँ, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार सर। कैसे हैं परिवार जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? छत्तीसगढ़ में किस जगह से सर हैं? मैं रायगढ़ जिला से बोल रहा हूँ सर, छत्तीसगढ़ रायगढ़ से। से। अच्छा अच्छा, रायगढ़ से बोल रहे जी हैं। जी अच्छा, क्या करते हैं सर आप? जी। सर मैं ईश्वर जादन प्लांट में हूँ, असिस्टेंट मैनेजर में। अच्छा, बहुत अच्छी और बात है। आप लोग का चैनल मेरे को बहुत अच्छा लगा सर, और दिल्ली में देखता हूँ। अरे शुक्रिया सर, बहुत बहुत जी। धन्यवाद जी। आपको सबसे पहले तो कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। और बताइए क्या सवाल है? आपको भी बहुत बहुत बधाई हो सर। जी सर, सर बताइए मेरा क्या सवाल? सवाल है, इंजीनियर्स इंडिया पे 225 के भाव से 100 शेयर है मेरा। अच्छा, और इरकॉन का 270 पे 100 शेयर है सर। इंजीनियर्स किस भाव पे लिए हुए हैं सर, आपने एक बार फिर से बता दीजिए। इंजीनियर्स इंडिया 225 का है सर, 100 अच्छा शेयर। अच्छा। हाँ, और और इरकॉन का 270 का भाव पे है, उसका भी 100 शेयर है सर। अच्छा, 12 रुपए का नुकसान पर शेयर आपको इंजीनियर्स इंडिया पे हो रहा है। इरकॉन की अगर बात जी करें तो आपको जो है अभी ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा, 6 रुपये ही पर शेयर का नुकसान हो रहा है। दोनों में नज़रिया क्या है, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? सर, 6 महीना साल भर का नजरिया 6 महीने साल भर, चलिए ठीक है परिवार जी। जी। 6 महीने से लेकर साल भर आप होल्ड कर सकते हैं। फंडामेंटली वही कोई खराबी तो नहीं है दोनों ही क्षेत्र के, इंजीनियर्स इंडिया और इरकॉन के अंदर। लेकिन हाँ, अभी जो थकान देखने को मिल रही है वो कितनी लंबी चलेगी, उसके लिए अविनाश जी के पास चलते हैं। सर, एक और रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल 270 पे लिए हैं, 264 का भाव है, 5-6 रुपये का ही नुकसान है, ज़्यादा नुकसान नहीं है। इंजीनियर्स इंडिया पे 10-12 रुपये का नुकसान हो रहा है। दोनों ही अपने क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों में से एक हैं। आपकी राय क्या होगी परिवार जी के लिए? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए दोनों कंपनीज इन्वेस्टर ने अच्छी चुनी है, लेकिन समय सीमा थोड़ी बढ़ाई है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सारे पीएसयू कंपनी जो रेलवे से कनेक्टेड है, जो ऑयल एंड गैस से कनेक्टेड है, यहाँ पे आपको कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। 6 महीना नहीं, बट मुझे लगता है कि 12 से 15 महीने की अवधि अगर आप यहाँ पे निवेशित रहते हैं तो आपको अच्छी खासी कमाई मिलेगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा टाइम फ्रेम लंबा करिए, तभी आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा। थोड़ा नज़रिया लंबा रखिए तो आपको जो है अच्छा नज़रिया, अच्छा जो है रिटर्न मिलेगा। कंपनियां आपकी दोनों अच्छी हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। छोड़ दीजिए सर, अगर पैसे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है तो ये आपको आने वाले भविष्य में जो है ना वो अच्छे रिटर्न देती हुई दिखाई देंगी। थोड़ा सा धैर्य देना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है सेक्टर्स जो है वो रोटेशन हो रहा है। पहले यही कंपनियां चल रही थी और लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे पैसे कमाए। अब दूसरे सेक्टर से जो है वो बाइंग देखने को मिल रही है, वहाँ पर सप्लाई ज़्यादा देखने को मिल रही है। अवनीश चौधरी जी का प्रश्न आया है, कह रहे हैं हेलो गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड आफ्टरनून सर। अवनीश जी कह रहे हैं कि मैं आपका सभी एपिसोड देखता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कह रहे हैं मैंने इरडा के 265 तक जाकर के शेयर लिए हुए हैं और अब जो है डिक्लाइन हो रहा है। मेरी बाइंग 280 की है, 2000 शेयर ले रखे हैं। कह रहे हैं कोई अच्छा सा व्यू सजेस्ट किया जाए, मैं 4 महीने तक होल्ड कर सकता हूँ। खैर 3-4 महीने सर, इस तरह की जितना वॉलेटाइल मार्केट हो गया है ना इस समय, अब वो रैली देखने को नहीं मिलेगी आपको जो पहले आपको देखने को मिली थी, कि हर 4-5 दिन के नज़रिए के साथ लोगों को प्रॉफिट हो रहा था। एक एक महीने में पैसे शेयर ऐसे भी रहे 70% भाग रहे थे, 50% भाग रहे थे। तो थोड़ा सा समय थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। और इरडा आपने लिया हुआ है, इरडा के अंदर काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिली, क्या शानदार मूव देखने को मिला। आपने थोड़ा सा ऊपर लिया हुआ है, 280 की खरीद है, अब 253 रुपये तक आ चुका है ये शेयर। आज भी 2.5% के आसपास की रैली जो है वो यहाँ पर 2.5% की गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। सर 32 रुपये का इशू प्राइस और उसके बाद से 300 के ऊपर तक की चाल हमने देखी। इन्होंने बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर जाकर के 280 पे लिया हुआ है। इनकी खरीद से 30 रुपये नीचे है इरडा का शेयर। क्या भविष्य दिखाई दे रहा है? बहुत लोगों को जो है काफ़ी जो लोग ऊपर के लेवल में फंसे उनके लिए क्या सलाह होगी? जो लोगों के पास 200 सवा 200 के आसपास का है और उन्होंने 300 के लेवल देख लिए हैं, उनको क्या इस भाव के आसपास एग्जिट कर देना चाहिए जितना मुनाफा मिल रहा है? इरडा पे क्या सलाह रहेगी सर? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, आपने इन्वेस्टर ने कंपनी तो बहुत अच्छी चुनी है, लेकिन गलत भाव पे एंट्री की है। और अभी गलती हो गई है तो उसकी भरपाई यही होगी कि आपको कम से कम साल 1.5 साल यहाँ पे निवेशित रहना है। देखिए, इरडा 30 रुपए में आपने बराबर कला 32 रुपए का शेयर था और उसके बाद 300 रुपए तक हाई मारा। मुझे लगता है कि देखिए, जब भी आप शेयर खरीदते हो तभी आपको रिस्क रिवॉर्ड देखना है, प्योरली मोमेंटम में मत खरीदिए।
हालांकि देखिए अभी भी मैं यही कहूंगा कि अगले साल 1.5 साल की अगर हम बात करें तो इनको इनका कॉस्ट प्राइस मिलके अच्छी खासी मुनाफा भी मिलेगी, बट टाइम फ्रेम लंबा देना है। 4 महीने में कोई बड़ी तेजी आएगी ऐसा लगता नहीं है। तो ये मैं यही कहूंगा कि कम से कम 12 से 15 महीने की अवधि रखे। कंपनी ने ये भी कहा है कि आगे वो एक फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर भी करेंगे। काफी ऑप्शंस अभी डिसाइड कर रही है, वेदर प्रेफरेंशियल आएगी या क्यूआईबी आएगी या पब्लिक इशू होगा। बट एक बात तो क्लियर है कि जो रिन्यूएबल स्पेस है इसमें ये नंबर 1 प्लेयर है फाइनेंसिंग की। तो साल 1.5 साल का नजरिया रखिए और यहाँ पे निवेशित रहिए। थोड़ा सा समय यहाँ पे आपको निकालना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए, थोड़ा सा समय देना यहाँ पर सभी के लिए आवश्यक है। अभिषेक झा जी भी कह रहे हैं सर हैप्पी जन्माष्टमी, आपको भी कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कह रहे हैं सर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एयरकॉन में लॉन्ग टर्म के लिए क्या होल्ड करना चाहिए? बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने बातचीत की और इस पर हम दोबारा प्रश्न नहीं पूछेंगे अविनाश जी से, लेकिन उनकी टिप्पणी है कि शिपिंग कॉर्पोरेशन इस पूरे सेक्टर को लेकर के जो है शिपिंग के और एयरकॉन को लेकर के भी उन्होंने कहा कि नज़रिया थोड़ा लंबा रखेंगे तो अच्छा मुनाफा आपको मिलेगा। आपने अपना भाव नहीं लिखा है, लेकिन आपको अच्छे रिटर्न यहाँ पर आते हुए मिल सकते हैं, लेकिन थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये राय यहाँ पर आपके लिए निकल करके आती हुई। इस बीच अगले दर्शक के पास हम चलते हैं। अंबुजा सीमेंट के ऊपर प्रश्न आया हुआ है अजीत प्रताप सिंह का, और ये कह रहे हैं कि 636 पर इन्होंने 156 शेयर लिए हुए हैं और अब ये जानना चाहते हैं कि अंबुजा सीमेंट पे करंट लेवल पे क्या करना चाहिए। आज अब अगर हम देखें तो करीब 1% के आसपास की गिरावट अंबुजा सीमेंट के शेयर में देखने को मिल रही है। खबर यहाँ पर आई हुई है कि JQG ने करीब 1.71 करोड़ शेयर जो है वो अंबुजा सीमेंट के ब्लॉक डील के ज़रिए खरीदे हैं। जो प्रमोटर्स की तरफ से हिस्सा बेचा गया था वो JQG पार्टनर की तरफ से खरीदा गया है। अब क्या इन लेवल्स पे जबकि आश्वस्ति देखने को मिल रही है तो क्या कुछ बाइंग की जा सकती है? और जिन्होंने ख़रीदा हुआ है सर, उनके लिए आपकी सलाह इन लेवल्स के ऊपर अब क्या होगी? आपकी टिप्पणी जानना चाहते हैं सर। ये अंबुजा सीमेंट को लेकर के इन्होंने 636 के भाव पर खरीदा हुआ है अंबुजा सीमेंट। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए कंपनी तो अगेन अच्छी चुनी है, लेकिन नजरिया थोड़ा सा लंबा रखिए, क्योंकि ऐसे शेयर्स में जब कोई बड़ा इन्वेस्टर पैसा लगाता है तो ये बात क्लियर संकेत है कि अगले 1.5-2 साल में सीमेंट की जो रैली होगी वो बड़े प्लेयर जैसे अंबुजा सीमेंट्स को बेनिफिट करेगी। तो शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता कोई बड़ी अपसाइड आएगी। देखिए जब भी कोई भी प्रेफरेंशियल या प्रमोटर का स्टेक कोई बड़ा निवेशक लेता है तो आपको समझना चाहिए कि ये लोग 1.5-2 साल के निवेश के हिसाब से ही पैसा लगाते हैं। तो यहाँ पे भी आपको कम से कम 1.5-2 साल का नजरिया रखिए, क्योंकि सीमेंट एक ऐसा स्पेस है जो काफी तेजी से अभी बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट का फोकस है, तो डेफिनेटली अगले 1.5-2 साल में अच्छा पैसा बनेगा। बट हाँ, शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता है कोई ट्रेडिंग गेन्स बनाने की यहाँ पे अपेक्षा होगी, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक काफी चल चुका है। जी चलिए, इस बीच जो है अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। DRD के पैट्रियाओ के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। बड़ा कठिन नाम रखा है सर आपने, नाम अपना असली नाम भी लिख देते तो बड़ी मेहरबानी होती। चलिए खैर कोई बात नहीं, आपका प्रश्न हम ले लेते हैं। और इनके पास 925 शेयर हैं SJVN के, 150 के भाव पर लिए हुए हैं। सर ये सारे सवाल वही हैं सर जो लोग थोड़े से फंसे हुए हैं। सारे PSUs आप देख लीजिए, चाहे वो डिफेंस के PSU हों, रेलवे के PSU हों या फिर पावर के PSU हों। SJVN 925 शेयर हैं 925 शेयर हैं 150 रुपये के भाव पर SJVN का। और ओवरऑल पावर पे आपका व्यू अब क्या दिखाई दे रहा है सर? अभी 133 134 के आसपास चलता हुआ ये शेयर दिखाई दे रहा है। इन लेवल्स के ऊपर इन्होंने 150 के आसपास इन्होंने ख़रीदा हुआ है। SJVN के साथ साथ हम थोड़ा सा आपकी राय जो है पावर के ऊपर जानते हुए NHPC पे भी राय जानना चाहेंगे। ये भी शेयर लंबे समय से कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है और 108 109 तक जाता है, फिर नीचे आता है, फिर लगता है ब्रेकआउट आएगा, फिर नीचे आता है। क्या भविष्य दिखाई दे रहा है? अभी अगर चुनना हो तो निजी क्षेत्र में आप पावर में पैसे लगाएंगे या प्राइवेट कंपनियों में? बिल्कुल, देखिए SJVN में उन्होंने 150 रुपए में लिया है, 133-34 का भी रेट चल रहा है। देखिए अगर आप इतनी बड़ी क्वांटिटी लेते हो तो आपको पहले तो घबराना नहीं है, आपको लंबी अवधि के लिए ही खरीदना है। क्योंकि मैं जानता था कि SJVN जब पहली चाल चली तभी मुश्किल से 15-20 रुपया हुआ करता था। उसके बाद कंपनी ने OFS किया, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आ गए। देखिए कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छा बिजनेस ऑर्डर बुक इनके पास है। कम से कम 1.5-2 साल का तो रेवेन्यू ऑलरेडी इनके पास अभी भी है। तो मुझे लगता है कि देखिए नजरिया अगर लंबा है तो आपको कोई डरने की बात नहीं है। आप अगर रोज शेयर प्राइस देखोगे तो आपको ज्यादा चिंता होगी, आप विचार करते बैठोगे। तो रोज शेयर बढ़ेगा ऐसा होने ही नहीं वाला है। तो आपको कम से कम 12 से 18 महीने का व्यू लेके यहाँ पे काम करना है।
कंपनी का बिजनेस अच्छा है, सरकारी कंपनी होने के बावजूद प्रॉफिटेबिलिटी इनकी बहुत बढ़िया है, हाइड्रो पावर में ये वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है। तो नजरिया लंबा रखिए और निवेशित रहिए, यही मैं कहूंगा। आई मीन शॉर्ट टर्म में शेयर का परफॉर्मेंस आता है नहीं आता है, इससे आपको कोई फर्क होना नहीं चाहिए। एनएचपीसी पे क्या व्यू है सर आपका? देखिए एनएचपीसी भी हमको लगता है कि एक स्लो मूविंग शेयर है, बहुत तकलीफ से ये बढ़ता है। और जिन्होंने लिया है, मेरे ख्याल से मैं यही कहूंगा कि हिम्मत मत हारिए, क्योंकि देखिए नॉर्मली क्या होता है कि कंसोलिडेशन के बाद जब शेयर निकलता है तब ऊपरी भाव पे लोग खरीदना चालू करते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि अभी तो खरीदने के मौके हैं, अगर आपका 1.5-2 साल का नजरिया है। अगर आपको शॉर्ट टर्म व्यू लेना है तो इससे अवॉइड हो जाए। शॉर्ट टर्म व्यू है तो अवॉइड करें, लंबी अवधि का नज़रिया है तो एसजेवीएन हो या एनएचपीसी हो, दोनों में ही आप बने रहिए, क्योंकि पावर क्षेत्र की डिमांड जो है वो फिलहाल कम होती हुई दिखाई दे नहीं रही है। इस गर्मी में भी देखिए आप काफ़ी शानदार जो है रिटर्न भी खैर अच्छे देखने को मिले हैं, चाहे वो पावर क्षेत्र से जुड़ी जितनी भी कंपनियां रही हो, चाहे वो टाटा पावर हो, सुजलॉन देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इसके अलावा एसजेवीएन ने भी अच्छे रिटर्न दिए हैं। अब थोड़ा सा वक्त ऐसा है कि थोड़ा धैर्य दिखाने की आवश्यकता है। अगले दर्शक का प्रश्न आया है कैलाश चंद्र जी का, कह रहे हैं हेलो विपुल सर, कृपया टाटा मोटर्स में बताइए कब एंट्री की जा सकती है और एचएल में भी कब एंट्री की जा सकती है। दोनों ही बिल्कुल अलग अलग क्षेत्र हैं सर, लेकिन बिल्कुल अब 1 तारीख आने वाली है, तो 1 तारीख के बाद 1 तारीख को ऑटो नंबर्स के आंकड़े भी निकल करके आएंगे, किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। सर ऑटो नंबर्स को लेकर के अब थोड़े से कंसर्न आ रहे हैं, इन्वेंट्रीज जो है वो हम देख रहे हैं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और अभी भी रूरल डिमांड उस तरीके से पिक नहीं की है। अभी फिर क्या ऐसी स्थिति में क्या फ्रेश एंट्री की सलाह आपकी रहेगी टाटा मोटर्स पे? और डिफेंस पे जब हम बात कर रहे थे तो एक एचएल छूट गया, एक तरफा रैली रही, लेकिन अब ये भी 1-2 महीने से परेशान कर रहा है लोगों को। क्या फ्रेश एंट्री के लायक हो गया है या अभी और गिरावट बाकी है? नहीं, टाटा मोटर्स की बात करें तो विपुल देखिए, इनका करीबन 80% स्टेक जेएलआर से आता है, और जेएलआर का धंधा अभी भी बहुत तेजी से चल रहा है। प्लस आपको पता होगा कि टाटा मोटर्स ने कहा है कि इनका जेएलआर का बिजनेस और जो कमर्शियल व्हीकल का जो बिजनेस है डोमेस्टिक, वो अलग होने वाली है, 2 कंपनियां में बंटने वाली है। तो मेरे ख्याल से देखिए अभी भी अगर ये कोई टाटा मोटर्स खरीदता है और कम से कम 12-15 महीने का व्यू रखता है तो अच्छी खासी कमाई होगी, क्योंकि मार्केट ये जानता है कि एक बार डीमर्जर होता है, 2 कंपनीज बनती है, तो वैल्यूएशन का बेनिफिट शेयर होल्डर्स को जरूर मिलेगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा करके टाटा मोटर्स में अभी भी पोजीशंस बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इनका ज्यादातर बिजनेस 80% जेएलआर से आता है, डोमेस्टिक मार्केट में मुश्किल से 20% का रेवेन्यू आता है। तो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी, और नजरिया 12-15 महीना रखिए। और दूसरा शेयर जो एचएल है, वहां पे भी स्टोरी वही है। देखिए ये शेयर बहुत तेजी से भागा है, अभी कंसोलिडेशन दिख रहा है, थोड़ा सा मुनाफा वसूली दिख रहा है, बट इनके पास भी कम से कम 50-60 हजार करोड़ की ऑर्डर, ये तेजस एयरक्राफ्ट भी बनाने वाले हैं, इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी इनके पास है। तो 1.5-2 साल की ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है। पर हाँ, नजरिया शॉर्ट टर्म होगा तो कोई भी उछाल में इसको निकल जाए, लेकिन 1.5-2 साल अगर आप पकड़ने की ताकत रखते हो तो ही आपको हैल अच्छा खासा मुनाफा बनाते हो। ठीक, 1.5 साल, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के नज़रिए के साथ अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो लंबी अवधि का नज़रिया आपको रखना होगा। अब ख़ास तौर से अब वो दौर ऐसा नहीं रहा कि आप 2 दिन 4 दिन या इंट्राडे में पैसे आपको बनते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है किसी में बन जाए, पर वो मतलब एक कंटिन्यूटी नहीं बनी रह सकती है। रेणु सिंघल जी कह रही हैं कि हेलो सर, एक और रक्षा कंपनी बीएल में क्या किया जाए? तो आजकल सवाल वही सब हैं सर, उन्हीं के इर्द गिर्द सारे सवाल घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, वही डिफेंस, रेलवे। बीएल को लेकर के आपका व्यू क्या होगा सर? वहाँ पर भी यही व्यू रहेगा? हमको ही नहीं पता इन्होंने कब भाव पे खरीदा है, क्या कितने समय का इनका नज़रिया है, पर यहाँ पर भी क्या वही नज़रिया रहेगा जो बाकी डिफेंस शेयरों पे है? बिल्कुल, देखिए ये कंपनीज में लोगों को लगता है कि शेयर प्राइस गिर रहा है तो धंधा कम हो रहा है या कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए ये मुनाफा वसूली है, मुनाफा वसूली तो शेयर की प्राइसेस में हर वक्त होती है। जो शेयर 100 रुपया था अगर वो 400 रुपया हो गया है, या मान के चलिए मजगांव डॉक जो एक जमाने में 100 रुपया था वो 4,000 3,500 हो गया, तो कहीं ना कहीं देखिए जब प्राइस इतनी बढ़ती है तब मुनाफा वसूल तो आता ही है। रही बात भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो देखिए ये कंपनी के पास 40,000 करोड़ की ऑर्डर है, ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ के ऊपर की कैश है, बिल्कुल कर्जा मुक्त है। तो आपको ऐसी कंपनीज अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मोमेंटम प्ले बिल्कुल अभी नहीं है। तो ये बात ध्यान में रखिए कि अगर आपका शॉर्ट टर्म कॉल है तो इसमें पैसा बिल्कुल बनेगा नहीं। अगर नजरिया मीडियम टू लॉन्ग टर्म है तो ही आप यहाँ पे होल्ड करके पैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको मध्यम से लंबी अवधि का नज़रिया इन तमाम शेयरों में रखना चाहिए और धैर्य के साथ बने रहना चाहिए।
इस बीच करीब 925 से ज़्यादा दर्शक सिर्फ यूट्यूब के साथ हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं दर्शक। इसके अलावा हमारे फेसबुक और हमारे ऐप पर भी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं। तो आप सभी लोग, कृष्ण जन्माष्टमी का आज दिन है, तब भी इतनी बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। लोग अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाल करके कार्यक्रम देख रहे हैं। तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके इस कार्यक्रम को के लिंक को शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ, परिवारजनों के साथ, अपने ऑफिस के कलीग्स के साथ, ताकि लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और जो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन तमाम जो है चैनल्स के माध्यम से, ख़ासतौर से सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंच रही है, लोग उससे बच सकें और इस वॉलेटिलिटी में, बाज़ार की तेज़ी में वो बाज़ार का फ़ायदा उठा सकें। चलिए एक और सेक्टर को पकड़ने की कोशिश करते हैं एक सवाल के माध्यम से। वो है सवाल जो है निताई दास जी ने पूछा है और इनका प्रश्न तो है ओला के ऊपर। ओला 140 पे लिए हुए हैं और 100 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। अब ओला पे जब आईपीओ आया था सर, तो हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट ने कहा था कि ओला इलेक्ट्रिक थोड़ा महंगा लग रहा है, अवॉइड करना चाहिए, ख़ासतौर से अगर आपका लंबी अवधि का नज़रिया है। लेकिन लिस्टिंग के दिन सुस्त लिस्टिंग हुई और क्या शेयर चला उसके बाद अपर सर्किट पे अपर सर्किट, और इतनी दिनों तक लोगों ने ट्रोल किया है यहाँ पर कि आप लोगों ने मेरे पैसे जो है आपके कहने की वजह से नहीं लिए और मुझको इतना नुकसान हो गया। तो हम लोगों ने भी भाई काफ़ी बातें सुनी, लेकिन अब ये शेयर थोड़ा दबाव में आ रहा है, 4% नीचे है। ओला में भी काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली। अब इस रैली के बाद क्या करना चाहिए? इन्होंने 140 पे लिए, बिल्कुल पीक पर जाकर के लिए हमारे दर्शक ने। अब लोग कह रहे थे कि अगला एरिडा बन जाएगा। ओला पे क्या सलाह रहेगी? पहले तो ओला पे आपका व्यू, और दूसरा हमने हाल फिलहाल में देखा है कि ये जो न्यू एज कंपनियां हैं सर, उनमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। उसमें हम देख रहे हैं कि आज होनासा में अच्छी तेज़ी है, नाइका में अच्छा मूव आता हुआ दिखाई दिया, जोमेटो काफ़ी अच्छा चलता हुआ दिखाई दिया है। ये इन कंपनियों का भविष्य क्या होगा? नाइका में अच्छी तेज़ी रही है। एक एक कंपनी पे आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन शुरुआत ओला के साथ करना चाहेंगे कि अच्छी रैली के बाद अब ओला में डबल हो गया शेयर सर 4-5 दिन के अंदर ही। बिल्कुल, देखिए विपुल, मुझे लगता है कि ट्रेडर का जो एपेटाइट है वो ओला में लिस्टिंग के बाद आ गया, और उसलिए आपने 60-65% की अपसाइड पब्लिक इशू के प्राइस से देखी। तो मुझे तो लगता है कि देखिए, अगर इन्होंने ओला में पैसा प्योरली मोमेंटम के लिए डाला है, तो जब भी आप ऐसे कोई काउंटर खरीदते हो तो भी एक स्टॉप लॉस जरूर रखिए, क्योंकि ये तो मोमेंटम है, ये कितने दिन चलेगा, कितने दिन ऊपर जाएगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात ओला की है कि वो अभी भी लॉस मेकिंग है। 150 करोड़ का लॉस इस क्वार्टर में इन्होंने किया है, और अंदाजा है कि कम से कम 1.5-2 साल तो लॉस ही रहेगा ये। कभी अभी इमीडिएटली कोई प्रॉफिटेबिलिटी करेगी ऐसा लगता नहीं है। तो देखिए, मार्केट में मोमेंटम जब होता है तभी आपको स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। नजरिया अगर आपका 1.5-2 साल है तो आप निवेशित रहिए, लेकिन फिर भी आपकी प्राइस बहुत महंगी लेवल पे है। थोड़ा सा प्राइस को खरीदने के टाइम आपको सोचना चाहिए कि क्या उनसी कंपनी आप खरीद रही है, वेदर प्रॉफिटेबल है, वेदर इसके कैश फ्लोज है। तो ये सारी चीजें हमने भी पब्लिक इशू के टाइम पे लोगों को ना कहा था, हालांकि पब्लिक इशू के बाद ये शेयर चला। तो मुझे तो यही लग रहा है कि इनको कोई भी उछाल में निकल जाना चाहिए, कोई दूसरी अच्छे कंपनी में पैसा डाले। और रही बात दूसरी कंपनी जो आपने कहा, जैसे नाइका है, उसके बाद होनासा है, ये कंपनीज तो वैसे भी वेल एस्टेब्लिश्ड है। देखिए, नाइका ऊपरी लेवल से काफी टूटा है, होनासा भी ऊपरी लेवल से काफी टूटा है, लेकिन प्रॉफिटेबल कंपनीज है, यहाँ पे एटलीस्ट मुनाफा बन रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। तो होनासा हो या नाइका हो, मुझे लगता है कि अगर आपका नजरिया 1.5-2 साल है तो यहाँ पे निवेशित रहिए। न्यू एज कंपनीज में पैसा जरूर बनेगा, लेकिन लंबी अवधि के लिए बनेगा, शॉर्ट टर्म में नहीं। सर अगर फ्रेश एंट्री लेनी हो जिसमें जोमेटो, नाइका, होनासा, ओला इलेक्ट्रिक, इवन पेटीएम, ये वो कंपनियां हैं, पेटीएम और जोमेटो ये जैसी कंपनियां रही जिन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और अब प्रॉफिट में आ रही हैं, इनमें से किसको आप चुनेंगे फ्रेश एंट्री के लिए? और इनमें से जिनके पास शेयर ये पड़े हुए हैं, जोमेटो, नाइका, होनासा, ओला इलेक्ट्रिक या पेटीएम, इनमें से किस में अभी भी आपको लगता है दमखम है, या इस सेक्टर के अंदर कोई और ऐसी कंपनी जो आपको अच्छी लगती हो? मुझे लगता है कि देखिए, जोमेटो एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि सिर्फ 2 खिलाड़ी है, सिर्फ स्विगी और जोमेटो। यहाँ पे तो अंबानी या अडानी ऐसा कोई बड़ा ग्रुप भी इस सेक्टर में एंटर नहीं कर चुका है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले कम से कम 5-6 साल के लिए दोनों कंपनीज आराम से अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है जब भी कोई भी एक सेक्टर में अडानी या अंबानी आते हैं तभी एग्जिस्टिंग कंपनीज की हालत बहुत खराब होती है। तो मुझे लगता है कि जोमेटो सबसे बेहतरीन है, हालांकि ये भी स्टॉक बढ़ चुका है। कोई भी गिरावट में ऑन डिप्स अगर आपको एक्यूमुलेट करना है अगले 1.5-2 साल के लिए, तो जोमेटो एक अच्छा विकल्प रहेगा। बट बाकी सारी कंपनी जो आपने कही, जैसे पेटीएम हो गया, उसके बाद नाइका हो गया, यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि वैल्यूएशंस अभी भी इन्वेस्टर्स के फेवर में है। यहाँ से दूर रही है, जिनके पास है वो होल्ड करे, बट फ्रेश बाइंग इसमें करना बिल्कुल ठीक नहीं। चलिए,
तो ये फिलहाल जो न्यू एज कंपनियां हैं जिनका भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है, उनके ऊपर राय निकल करके आती हुई अगर आपके पास हैं तो निश्चित रूप से बने रहिए। फ्रेश एंट्री कहाँ करनी है वो आपको अविनाश जी ने बता दिया है। खासतौर से जोमेटो उनको इस क्षेत्र के अंदर काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है और इस सब के बीच में 1000 लोगों से ज़्यादा दर्शक इस बीच हमारे साथ लाइव जो है हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो ऐसे ही आप लगातार जुड़े रहिए और भी लोगों को प्रेरित कीजिए। लेकिन इन सब के बीच में सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं कि मुनाफे के सौदे की। नमस्कार, सौदा मुनाफिका में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, जिसमें हर रोज़ हम आपको बताते हैं HDFC स्काई की तरफ से इनिशिएट की गई एक नई कॉल के बारे में। और हर रोज़ की तरह हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर। संदीप, बताइए कि आज HDFC स्काई की तरफ से कौन सी नई कॉल इनिशिएट की गई है? शुक्रिया विपुल भाई। आज के लिए HDFC स्काई की ओर से एक फंडामेंटल कॉल जो आपको बताई गई वो है इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स का शेयर है, जिसे आपको 220 रुपए पर खरीदने की सलाह दी गई है। टारगेट प्राइस यहाँ पे 257 रुपए का है, यानी कि आपको करीब करीब 17% के आसपास का रिटर्न यहाँ पे मिलता हुआ दिखेगा। चूंकि ये फंडामेंटल कॉल है तो कोई स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं दिया गया है, लेकिन फंडामेंटल कॉल का मतलब ये होता है कि आपको थोड़ा सा लंबा नजरिया रखना होगा। इस कॉल की इस रिकमेंडेशन की जो वैलिडिटी है वो 11 सितंबर 2025 तक है, यानी कि ऑलमोस्ट आपको 1 साल होल्डिंग पीरियड लेके चलना है, तब आपको करीब करीब 17% के आसपास के जो रिटर्न्स हैं वो बनते हुए नजर आ सकते हैं। ध्यान रहे 220 रुपए के आसपास आपको खरीदारी करनी है, 257 रुपए का इसमें टारगेट प्राइस बनता हुआ दिखेगा। ये ट्रेडिंग कॉल्स HDFC स्काई ऐप का एक फीचर है, जहां आप HDFC स्काई की इन हाउस एक्सपर्ट रिसर्च टीम से रिकमेंडेशंस ले सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए QR कोड की मदद से आप HDFC स्काई के ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके HDFC स्काई के साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। चलिए संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए कि आज HDFC स्काई की तरफ से किस कॉल पे बाय कॉल दी गई है और क्या उसकी समयावधि है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इस खास सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आप लगातार बने रहिए मनी 9 के साथ। चलिए, तो ये थी हमारी खास पेशकश HDFC स्काई की तरफ से सौदा मुनाफे का और इस बीच जो है अगले दर्शक के पास चलते हैं। AP खान साहब का सवाल आया है, कह रहे हैं हेलो विपुल जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम AP खान साहब, और कह रहे हैं कि इनके पास 501 शेयर हैं IDFC बैंक के और IDFC फर्स्ट बैंक के, और कह रहे हैं कि 77 रुपये 58 पैसे के भाव पर लिए हुए हैं। अच्छी बात यह है कि इनका नज़रिया 2 साल का है। कह रहे हैं 2 साल में कितना लक्ष्य हो सकता है। कह रहे हैं कि मैं और भी ज़्यादा शेयर जो है एक्यूमुलेट करना चाहता हूं, आपकी राय जानना चाहता हूं। बिल्कुल जो है IDFC फर्स्ट बैंक पे आपको व्यू जो है वो हम अविनाश जी का दिलाते हैं। अभी अगर हम देखें IDFC फर्स्ट बैंक पे सर बहुत लोग थोड़ा सा फंस गए हैं और शेयर उस तरीके से चल नहीं रहा है। जब से ख़ास तौर से मर्जर की खबर है उसके बाद से धीमी चाल रही है। यहाँ पर 74 के आसपास चल रहा है, 2-3 रुपये के नुकसान में, ज़्यादा नुकसान नहीं, पर नज़रिया इनका लंबा है। आपकी सलाह क्या रहेगी IDFC फर्स्ट बैंक को लेकर के? मेरे ख्याल से जब शेयर में कुछ होता नहीं है विपुल, और शेयर आपको बहुत फ्रस्ट्रेट करता है, तभी खरीदने के मौके आपको देखने हैं, क्योंकि जब सब कुछ बाहर आता है तभी सभी को सब कुछ पता होता है। तो यहाँ पे तो हम समझते हैं कि देखिए 50% का कासा है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4% है, एसेट क्वालिटी भी ठीक ठाक है, प्लस ये SME MSME सेक्टर को केटर करती है। एक आध क्वार्टर अगर परफॉर्मेंस आता नहीं है तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है। बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जो इंडिया में बहुत अच्छी तरह से चलेगा। गवर्नमेंट ने इस बजट में 11 लाख करोड़ का कैपेक्स अनाउंस किया है, प्लस प्राइवेट कैपेक्स हो रहा है। तो मेरे ख्याल से देखिए कम से कम 1.5-2 साल का अगर ये नजरिया रखते हैं तो यहाँ से भी 2 गुना ये भाव बढ़ने का पोटेंशियल रखता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, तभी पैसा बनेगा। बैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंक अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। शेयर के प्राइस चलता नहीं है तो लोगों को लगता है कि बैंक खराब है, बैंक काम नहीं कर रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रांग है। तो मेरे ख्याल से 1.5-2 साल का नजरिए से यहाँ पे निवेशित है। चलिए, इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं और ये प्रश्न हमें भेजा गया है। प्रेम कुमार जी ने प्रश्न तो नहीं भेजा, अपनी टिप्पणी भेजी हुई है। कह रहे हैं कि विपुल जी और अविनाश जी, जय श्री कृष्णा, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वाति सिंह जी कह रही नमस्कार विपुल सर, मैंने MRPL के 1000 शेयर 245 रुपये के रेट पर लिए हुए हैं। अब बताइए मुझे क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा घाटे में हूँ। MRPL के ऊपर इनको अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। अभी अगर हम देखें तो MRPL का भाव इस समय चल रहा है 211 रुपये के आसपास और इनकी जो ख़रीद है
वो थोड़ा सा ऊपर की हो गई है सर स्वाति जी की, और ये 245 पे इन्होंने लिया हुआ है। 34 रुपये के आसपास का नुकसान पर शेयर हो रहा है, यानी 34,000 रुपये इनके इस समय फंसे हुए हैं। 1000 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। अब क्या करना चाहिए सर? नुकसान इनको ठीक ठाक हो रहा है, 34,000 रुपये का नुकसान इस समय हो रहा है। अब ये जानना चाह रही हैं क्या किया जाए। पिछले 6 महीने में 13% का नेगेटिव रिटर्न इस शेयर में आता हुआ दिखाई दिया है। एक तरफा एक रैली रही और उसके बाद से लंबा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा। पिछले 4-5 महीनों से एक दायरे में ही शेयर फंसा हुआ है। आई थिंक पहली बात तो मुझे लगता है कि इन्होंने ट्रेडिंग के लिए ही ये स्टॉक खरीदा था, क्योंकि पिछले 2-3 महीने पहले ये स्टॉक बहुत चला, इसके बाद अभी नेगेटिव रिटर्न दिखा रहा है। तो देखिए, जब भी आप कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पोजीशन लेते हो तो मैं वापस यही कहूंगा कि अपना स्टॉप लॉस जरूर रखिए। अगर चाल आती नहीं है तो आपको एग्जिट करने का मौका भी मिलता है। और रही बात अगर इनका नजरिया थोड़ा सा मीडियम लॉन्ग टर्म है, तो एक बात याद रखिए कि अभी जो इजराइल ईरान में जो बातें हो रही है, जो बमबारी हो गई है, इससे क्रूड ऑयल के प्राइसेस में वापस एक उछाल देखने को मिला है। क्रूड ऑयल का प्राइस अगर ठंडा होता है तो डेफिनेटली सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इंक्लूडिंग मैंगलोर रिफाइनरीज को फर्क पड़ेगा, काफी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी होगी। तो इंतजार करिए, मेरे ख्याल से अगर होपफुली महीने भर में ये ईरान इराक का जो इजराइल इराक का अगर ईरान का अगर मैटर रिजॉल्व होता है तो वापस आपको अच्छा उछाल देखने को मिलेगा, क्योंकि एविएशन और ऑटोमोटिव सेक्टर में जो ऑयल मार्केटिंग प्रोडक्ट्स है उनकी खपत काफी अच्छी तरह से हो रही है। तो मेरे ख्याल से जितना गिरना था वो गिरा है, इससे और गिरेगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। तो थोड़ा सा सब्र रखिए और यहाँ पे पोजीशन होल्ड करें। जी चलिए, तो ये फिलहाल राय निकल करके आती हुई MRPL को लेकर के। और अब चलते हैं अगले दर्शक सागर नील जी के पास, कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सागर जी को नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? कहाँ से बोल रहे हैं? कोलकाता में क्या करते हैं आप? मैं हाई स्कूल टीचर हूँ। अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? आप? हम बहुत अच्छे हैं सर, आपसे बात करके बहुत और ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। और आपको भी कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे लग रहे हैं मनी9 के प्रोग्राम आपको? मैं पहली बार आपको फोन में मैं कनेक्ट कर सका हूँ। अरे सर, थैंक यू सर, आपने पहली बार कॉल किया और आपसे बात हो गई, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। क्या क्वेश्चन है? और प्रोग्राम आज पहली बार देख रहे हैं या इससे पहले देखते रहे? कैसे प्रोग्राम लग रहे हैं? नहीं, मैं प्रोग्राम पिछले 1 साल से देख रहा हूँ मैं। अच्छा, थैंक यू सर। बताइए क्या सवाल है सर आपका? एक्चुअली मेरे पास टेक्सवेल का 250 शेयर है, भाव है 245। तो मैं 1 साल से 1.5 साल होल्ड कर सकता हूँ, तो क्या करूँ मैं? अभी होल्ड करूँ या क्या ठीक होगा? अच्छा, टेक्सरेल के आपने 245 के रेट पे लिए हुए ना? या एग्जैक्टली 245। 245 पे। चलिए, एक अच्छी बात है जिसके बारे में बार बार जिक्र यहाँ पर कर रहे थे अविनाश जी, कि नज़रिया आपको 1-1.5 साल का रखना चाहिए। और आपका नज़रिया 1-1.5 साल का है, और आपका जो भाव है वो भी काफ़ी अच्छा है। 245 पे लिए हैं, 246 के आसपास ये शेयर जो है वो अभी फ़िलहाल ट्रेड करता हुआ। तो आप ब्रेक इवन पर ही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। सर, क्या सलाह रहेगी टेक्स मैको रेल को लेकर के? अभी चूँकि ब्रेक इवन के आसपास ही हैं, नज़रिया 1-1.5 साल का है। रेलवे शेयर पे हम लोगों की चर्चा हो गई थी, शेयर पे नहीं हुई। आपकी टिप्पणी क्या होगी? यहाँ पे देखिए, निवेशित रहिए, नजरिया 1-1.5 साल का निवेशक का है। तो एक बार मैं बता दूं कि करीबन 4,000 करोड़ के ऑर्डर है। रेलवे वैगन कंपनीज को 1.5-2 साल की ऑर्डर की कोई जरूरत नहीं है। और जिस प्रकार का बिजनेस ग्रोथ हो रहा है, मुझे लगता है कि टेक्स रेल ने बहुत ज्यादा अच्छा पैसा QIP के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेज किया है। तो काफी पैसा एक्सपेंशन के लिए भी यूज होगा, कर्जा रिपेमेंट के लिए भी होगा। तो नजरिया कम से कम 1.5 साल का रखते हैं तो 325, 350 का एक नियर टर्म का टारगेट भी बन सकता है। बट इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस और कन्विक्शन रखिए। जी चलिए, इस बीच जो है अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं फटाफट। और यहाँ पर अगला प्रश्न जो हमें भेजा गया है वो विनीता जी की तरफ से भेजा गया है। और विनीता जी भूटान से हैं। कह रहे हैं एलम्बिक लिमिटेड के 30 शेयर इन्होंने 153 के भाव पे लिए हुए हैं। कह रहे हैं कि एडवाइस कीजिए कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। तो एलम्बिक को लेकर के सर वो आपकी राय जानना चाह रही हैं, और इनकी जो खरीद का भाव है वो कह रही हैं कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। अभी 1097 के आसपास सर ये शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है एलम्बिक का, और इनकी खरीद 998 रुपये की है। तो इनको यहाँ प्रॉफिट हो रहा है एलम्बिक के अंदर। हाल फिलहाल में कुछ एक खबरें भी रही थी एलम्बिक के अंदर। क्या सलाह रहेगी? अभी आज जो है हमने देखा कि 12% के आसपास की
तेज़ी भी यहाँ पर देखने को मिली थी आज के कारोबारी सत्र में। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर एलेंबिक को लेकर के? आज कुछ एक खबरें थी, अब थोड़ा सा खबर मुझसे मिस हो गई। इनके कुछ एक दवाओं को यूएस एफडीए की मंजूरी मिली है जिसका नाम बीटामिथासोन के नाम से है, और क्या सलाह रहेगी आपकी एलेंबिक को लेकर के सर? यहाँ पे देखिए इन्होंने अच्छे लेवल पे एंट्री की है, पोजीशन होल्ड करिए, अराउंड 1050-1100 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। और हमने देखा है, देखिए फार्मा सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस पिछले 2-3 महीने मार्केट में दिखाया है, और ये आउट परफॉर्मेंस आगे भी चलेगी क्योंकि वैल्यूएशंस काफी सस्ते हो गए थे, अट्रैक्टिव हो चुके थे। इन्होंने अच्छे लेवल पे एंट्री की है, तो मैं इनको यही कहूंगा कि कम से कम 2 क्वार्टर वेट करिए और उसके बाद आपको एक मुनाफा वसूल करने का मौका मिलेगा, तो तभी थोड़ा सा मुनाफा वसूल करें। लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रोस्पेक्ट्स एलेंबिक फार्मा की काफी अच्छे। ठीक सर, एक सर टिप्पणी संक्षेप में सीडीएसएल पर भी दे दीजिए, उसके बाद से जो है आगे चलते हैं अगले जो है बजिंग स्टॉक्स की तरफ। सीडीएसएल में फ्रेश एंट्री को लेकर के विनय चौरसिया जी पूछ रहे हैं, 2-3 साल का नज़रिया है उनका। और दीपक गुप्ता जी हुडको को लेकर के जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर एवरेज करना चाहिए या एग्जिट। 325 के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं। ये दो छोटी छोटी टिप्पणियाँ आप अगर दे सकें तो फिर उसके बाद से हम बजिंग स्टॉक्स पर रुक करते हैं सर। नहीं, सीडीएसएल में तो मेरा मानना है कि देखिए अगर आपका नजरिया 2-3 साल है तो अभी भी इस लेवल पे आप एंट्री कर सकते हो। ये मोनोपोली बिजनेस है, एनएसडीएल और सीडीएसएल ये कंट्री के सिर्फ 2 डिपॉजिटरीज है, और जैसे जैसे कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ता है इनके लिए बिजनेस और बढ़ेगा। इंश्योरेंस कंपनीज, यूनिवर्सिटीज, यहाँ पे भी जो पेपर वाले सर्टिफिकेट्स होते थे वो अभी पेपरलेस बनाने की बात गवर्नमेंट कर रही है, तो बिजनेस बहुत तेजी से अगले 2-3 साल में बढ़ेगा। तो सीडीएसएल में मुझे लगता है कि ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, एसआईपी करिए और अच्छा खासा मुनाफा आपको मिल सकता है। दूसरा स्टॉक बिल्कुल आपने कौन सा बोला था, अगर आप नाम बताइए। जी सर, सीडीएसएल के ऊपर एक तो इनका प्रश्न था, और दूसरा सवाल जो हम मुझसे भी सवाल जो है हुडको पे इनका सवाल था। हाँ माफ़ कीजिएगा, हुडको पे सवाल आया था, वो सवाल मिस हो गया। ये जानना चाह रहे हैं कि हुडको में अभी क्या करना चाहिए, पीएसयू कंपनी। हुडको में भी मुझे लगता है कि नजरिया थोड़ा सा लंबा रखे, हालांकि ऊपरी लेवल पे इन्होंने स्टॉक खरीदा है। मेरे ख्याल से 1.5-2 साल का अगर नजरिया है तो ही यहाँ पे निवेशित रहिए, क्योंकि बहुत ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक खरीदा है। ऐसा नहीं कि कंपनी खराब है, लेकिन वैल्यूएशन कंफर्ट अभी इस प्राइस में मिल नहीं रहा है। तो मेरे ख्याल से 1.5-2 साल का नजरिया है तो ही निवेशित रहिए, अदरवाइज कोई भी उछाल में निकल जाए। शेयरों पर एचडीएफसी स्काई के इन हाउस एक्सपर्ट्स की राय जानने के लिए अभी डाउनलोड करें एचडीएफसी स्काई ऐप, जहां पर आप शेयरों पर रिकमेंडेशंस भी ले सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड को स्कैन करें।